हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th एग्रीकल्चर का फसल का अगला चैप्टर जिसका नाम है पादप पोषण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, चलिए। जैसे कि हमारे शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है, जैसे हमारे शरीर को ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, उसी तरह जो प्लांट्स होते हैं उनको भी ग्रोथ करने के लिए, अपनी पूरी शारीरिक क्रियाएं करने के लिए, अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो जो पौधे होते हैं जल और पोषक तत्व को कहां से प्राप्त करते हैं? भूमि से, है ना। तो जो पौधे होते हैं वो भूमि से जल और अकार्बनिक तत्वों को ग्रहण करते हैं। जो हमारे अकार्बनिक तत्व होते हैं वो खनिजों के रूप में मिट्टी में पाए जाते हैं, और जो खनिज होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। और पोषक तत्व को पौधों को देना ही क्या कहलाता है? पादप पोषण कहलाता है। ठीक है, हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। पादप पोषण से आप क्या समझते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा जाता है। क्या है पादप पोषण? पादप पोषण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, देख लेते परिभाषा। प्राय सभी पौधे जल एवं अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त करते हैं। जल है और अकार्बनिक तत्व। अकार्बनिक तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। ये कहां से प्राप्त करते हैं? भूमि से। भूमि में अकार्बनिक तत्व जो होते हैं खनिजों के रूप में पाए जाते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया है। अकार्बनिक तत्व को क्या है? खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। और जो खनिज तत्व होते हैं उन्हीं को पोषक तत्व कहते हैं। और पोषक तत्व को पौधों को देना ही क्या कहलाता है? पादप पोषण कहलाता है। जो मैंने आपको बताया था वही यही डेफिनेशन वहां पे लिखी है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि आवश्यक या अनिवार्य पोषक तत्व क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन लिखे हैं और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें हमने क्या किया है? इंपॉर्टेंट टॉपिक को रखा गया है। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन है कि आवश्यक अनिवार्य पोषक तत्व क्या होते हैं। आवश्यक अनिवार्य पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जिससे क्या है? पौधा अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है और उसमें क्या है? कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए। और आवश्यक पोषक तत्व कौन से होते हैं? हमारे जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है? 17। पहले इनकी संख्या 16 थी, फिर जब एक और पोषक तत्व बढ़ गया जिसका नाम है निकिल। चलिए अगला और देख लेते हैं कि क्या दिया गया है कि अनिवार्य तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है। चलिए, तो अनिवार्य जो पोषक तत्व हैं हमारे उनको 2 वर्गों में बांटा गया है। इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन है, और अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे उनको 2 वर्गों में बांटा गया है। पहले कौन से हैं? दीर्घ मात्रा पोषक तत्व। कौन से पोषक तत्व? दीर्घ मात्रा पोषक तत्व। और दूसरे होते हैं लघु मात्रा पोषक तत्व। दीर्घ मात्रा पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को ज्यादा आवश्यकता होती है। ज्यादा मात्रा में जिन पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहते हैं। और जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है उनको हम लघु मात्रा पोषक तत्व कहते हैं। और दीर्घ मात्रा पोषक तत्व में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे हमारे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है ना, कैल्शियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है। ये सब हमारे कौन से हो गए? दीर्घ मात्रा पोषक तत्व हो गए, जो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? हमारे कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे लघु मात्रा पोषक तत्व। लघु मात्रा पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी मतलब मात्रा कम आवश्यक होती है, मतलब पौधों में कम मात्रा में इनको जरूरत होती है। कौन कौन से होते हैं? बोरॉन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, निकिल है, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और आयरन। इनको आप अच्छे से याद करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमारे 12th के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही हैं। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कौन से हैं, लघु मात्रा पोषक तत्व कौन से हैं। इनको बहुत ही अच्छे से याद रखें, और अगर आपको इन्हें याद करने में कोई भी समस्या आती है तो मैं उसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा जो मैं अपने शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, और आप कमेंट करके बताएं अगर आपको ये ट्रिक जाननी है तो जरूर हमें बताएं। चलिए आगे हम देख रहे हैं।
हाँ, अगला प्रश्न देख रहे हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक, सूक्ष्म और संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, सूक्ष्म और संरचनात्मक पोषक तत्व। अब पहले हम देखेंगे यहाँ पे संरचनात्मक पोषक तत्व कौन से होते हैं। संरचनात्मक पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनसे पौधे बने होते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये हमारे कौन से होते हैं? संरचनात्मक तत्व, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये हमारे संरचनात्मक तत्व हैं। तो उसके बाद हम देख रहे हैं प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी सबसे ज्यादा पौधे को आवश्यकता होती है, जैसे हमारे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और फास्फोरस। फिर उसके बाद आते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। कौन से हैं? द्वितीयक पोषक तत्व मतलब जिनकी आवश्यकता जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं उनसे कम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। और फिर हमारे आ जाते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। कौन कौन से हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसमें हमारे मैग्नीज है, तांबा है, जस्ता है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है। ये सब हमारे कौन से हो गए? सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए हैं। यहां तक आप लोगों को कोई समस्या आ रही है? ये दोनों का क्लासिफिकेशन अलग अलग है ना। पहले दीर्घ और लघु में बांटा गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक, सूक्ष्म और संरचनात्मक में बांटा गया है। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं कि मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के 3 साधन लिखकर उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये भी आपका इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, और ये तो इंपोर्टेंट है ही। मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के 3 साधन। तो इनका कहने का तात्पर्य ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो मृदा को हम पोषक तत्व देते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, मृदा को पोषक तत्व प्राप्त कहाँ से होते हैं, उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। आपने शायद एक स्थानांतरित खेती के बारे में सुना होगा, है ना। स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित खेती क्या कह रहे हैं? स्थानांतरित खेती। चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि ये पोषक तत्व की कमी क्या होती है, कैसे होता है क्या नहीं है। पहले क्या होता था, आदिवासी लोग जंगल में रहते थे। क्या करते थे? जंगल में रहते थे। जब उन्हें खेती करनी होती थी वो क्या करते थे, कुछ पेड़ जो जंगल में कुछ पेड़ों को काटते थे, वहां पे बीज बोते थे और उत्पादन लेते थे। कुछ समय बाद क्या होता था कि उत्पादन होना बंद हो जाता था। क्या हो जाता था? उत्पादन होना बंद हो जाता था। और ऐसा होता क्यों था? क्योंकि जमीन के जो पोषक तत्व हैं वो क्या हो जाते थे? खत्म हो जाते थे। और आदिवासी लोगों को खाद उनके बारे में पहले पता नहीं था चीज। इसी को क्या कहते थे वो, फिर क्या करते थे, वो एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले जाते थे। उन्हें लगता था कि अब भूमि कैसी हो गई, ये बंजर हो गई, ये उत्पादन खत्म हो गया, अब कोई मतलब नहीं है, अब दूसरी जगह चले जाते थे वो। ठीक है, तो उसी को क्या कहते थे? स्थानांतरित खेती कहते थे। मतलब एक स्थान पे खेती कर रहे हैं, वहां उत्पादन होना बंद हो गया, फिर क्या करते थे? दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, इसी को क्या कहते थे? स्थानांतरित खेती। अब हमारा जो क्वेश्चन है क्या कह रहे हैं कि मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति के 3 साधन कौन कौन से हैं। ठीक है तो हम मतलब ये कह रहे हैं कि मृदा को पोषक तत्व कहां से मिलते हैं। ठीक है, चलिए पहले जैसे हम खाद और उर्वरक देते हैं मिट्टी को, क्या देते हैं? खाद और उर्वरक। खाद जब हम उर्वरक देंगे खेत को तो क्या होगा, उससे हमें खेत में पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा और जो पौधे होंगे वो अपना जीवन चक्र अच्छे से पूरा कर पाएंगे, उनमें विकार उत्पन्न नहीं होंगे। दूसरा क्या कह रहे हैं? फसलों के अवशेषों द्वारा। क्या कह रहे हैं? फसलों के अवशेषों द्वारा। आपने शायद देखा होगा खेत में क्या होता है, जब हम कोई कटाई कर लेते हैं, कोई फसल की कटाई कर लेते हैं तो नीचे फसलों के अवशेष बच जाते हैं, ऊपर ऊपर अपन काट लेते हैं, फसलों के अवशेष बच जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? फसलों के अवशेषों की जुताई कर देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, फसलों के अवशेष मिट्टी में मिल जाएंगे और सड़ जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, हमें पोषक तत्व मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं दलहनी फसलों द्वारा। क्या कह रहे हैं? दलहनी फसलों द्वारा। आप लोगों को पता होगा जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में क्या होती हैं? गांठें पाई जाती हैं छोटी छोटी, जिसको राइजोबियम की गांठें कहते हैं, जिनका कलर कैसा होता है? पिंक कलर का। इनका काम क्या होता है? ये क्या करती हैं? जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है, क्या है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसका क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं, और जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसको मिट्टी को प्राप्त करवाते हैं, जिससे क्या होता है? मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए
हम अगला देख रहे हैं, ये हमारे यहां तक कंप्लीट हो गया है। हाँ, आगे देख रहे हैं हम मृदा में पोषक तत्व की हानि। हमने अभी क्या पढ़ा था कि हम पोषक तत्व क्या कर रहे थे, मिट्टी को दे रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि मिट्टी को पोषक तत्व दे क्यों रहे हैं, क्योंकि मृदा में पोषक तत्व की हानि हो रही है। और मृदा में पोषक तत्व की हानि हो कैसे रही है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, सबसे पहले पोषक तत्व की हानि कैसे होती है, जब हम कोई फसल लगाएंगे या कोई क्रॉप लगाएंगे, या है ना, तो क्रॉप क्या करती है, अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, है ना, फूल लाने के लिए, फल लाने के लिए, जो बीज लाने के लिए क्या करेगी, जमीन से क्या करेगी, पोषक तत्व को लेगी। और जमीन से जब कोई फसल पोषक तत्व को लेती है तो क्या होगा, उसमें पोषक तत्व की मिट्टी में कमी हो जाएगी। तो पहला कारण तो यही है कि जो मृदा में पोषक तत्व की कमी होती है वो किसके कारण होती है, फसलों द्वारा पोषक तत्वों की भूमि से ग्रहण करना। तो फसलें क्या करती हैं, जमीन से क्या करती हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती हैं, जिससे मृदा में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। अगला हम देख रहे हैं भूमि कटाव द्वारा। अब यहां पे एक चीज और समझ लेते हैं कि भूमि कटाव क्या होता है। भूमि कटाव क्या होता है, मृदा का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, मृदा कटाव कहलाता है। मृदा का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही मृदा कटाव कहलाता है। मतलब मृदा कण का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही मृदा कटाव कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो मृदा कटाव किन किन तरीकों से होता है, एक तो जल द्वारा होता है, एक मिट्टी द्वारा होता है ना। तो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं कि जो पोषक तत्व की हानि होती है वो किसके द्वारा हो रही है। तो पोषक तत्व की जो हानि होती है वो मृदा कटाव के द्वारा हो रही है। मृदा कटाव किसके द्वारा होता है, या तो जल द्वारा हो रहा है या वायु द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो दो पॉइंट हो चुके हैं यहाँ पर, एक तो पोषक तत्वों की जो हानि होती है और फसलों द्वारा ग्रहण करके हो रही है, दूसरी क्या हो रही है, भूमि कटाव द्वारा। भूमि कटाव किसके द्वारा हो रहा है, जल द्वारा हो रहा है और वायु द्वारा हो रहा है। फिर देख रहे हैं खरपतवारों द्वारा। चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी खरपतवार और फसल के बारे में नहीं जानते हैं। चलिए, तो हम एक सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे, खरपतवार क्या होते हैं और फसल क्या होती है। चलिए, पहले हम यहां देख रहे हैं कि फसल क्या होती है, क्रॉप, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप, या उसको कहते हैं फसल। फसल क्या होती है, एक ही आकार के एक ही प्रकार के पौधों का समूह। क्या होता है, एक ही आकार के एक ही प्रकार के पौधों का समूह, जो क्या होता है, किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उगाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। क्या कह रहे हैं, एक ही आकार के एक ही प्रकार के पौधों का समूह, ग्रुप ऑफ प्लांट्स, है ना, एक ही आकार के एक ही प्रकार के पौधों का समूह जो किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। और वीड किसको कहते हैं, या हम कह रहे थे खरपतवार या वीड, खरपतवार, या इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, वीड कहते हैं। क्या कहते हैं, वीड। अब वीड गांजे को भी कहते हैं, है ना, वीड किसको कहते हैं, गांजे को भी, लेकिन ये वो वाला वीड नहीं है। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, खरपतवार की, है ना। अब खरपतवार क्या होते हैं, जब किसी खेत में या प्लांट में कोई पौधा बिना बोए उगाए, है ना, जिसको हमने बोया नहीं है, बिना बोए खेत में उगाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। जो हमें क्या करते हैं, लाभ की अपेक्षा हानि अधिक पहुंचाते हैं, उन्हीं को हम खरपतवार कहते हैं। चलिए, ये भी याद रख सकते हैं आप, बहुत अच्छी चीज है, आपके सिलेबस में है, वीड क्या होते हैं। हाँ, अब कह रहे हैं खरपतवार पोषक तत्वों की हानि। अब खरपतवारों द्वारा पोषक तत्व की हानि कैसे होती है, जैसे हमने कोई भी पोषक तत्व खेत में दिए तो वो किसके लिए दे रहे हैं, हम फसल के लिए। अगर हम खेत में कोई भी पोषक तत्व दे रहे हैं तो किसके लिए देते हैं, फसल के लिए। जब हम फसल के लिए पोषक तत्व देते हैं तो उनको क्या होता है, खरपतवार क्या करेंगे, उनको ग्रहण कर लेंगे। क्या करेंगे, ग्रहण कर लेंगे, जिससे क्या होगा, जो पोषक तत्व हमारी फसल को मिलने चाहिए थे उनका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो वही चीज कह रहे हैं कि खरपतवार द्वारा पोषक तत्वों की हानि। मतलब जमीन में, जैसे मान लो जमीन खाली भी है, क्या है, कोई खेत खाली है, कोई फील्ड खाली है, उसमें खरपतवार तो ही आते हैं, जैसे घास है ना, और जैसे अपनी गाजर घास है, बहुत सारे जितने भी खरपतवार होते हैं उगाते हैं। वो क्या करेंगे, जमीन से क्या करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे, वेजिटेटिव वृद्धि करेंगे। तो जिससे क्या हो, जमीन के जितने भी पोषक तत्व होंगे वो उनको क्या लिख करेंगे, ले लेंगे, जिससे क्या होगा, मिट्टी में क्या हो जाएगी,
पोषक तत्वों की हानि हो जाएगी। तो हमने 3 पॉइंट यहाँ पे देख लिए कि मृदा में पोषक तत्वों की हानि किन किन कारणों से होती है। पहली क्या है, फसलों द्वारा। अगर कोई फसल उगेगी तो क्या करेगी, जमीन से पोषक तत्व लेगी, फिर अपना जीवन चक्र पूरा करेगी। उसके बाद देख रहे हैं भूमि कटाव। भूमि कटाव क्या होता है, जो मिट्टी अपने स्थान से दूसरे स्थान बह के चली गई। जब मिट्टी जाएगी तो मिट्टी के साथ क्या जाएंगे, पोषक तत्व। पोषक तत्व हैं कहाँ, पोषक तत्व हैं तो मिट्टी में ही। मिट्टी में पोषक तत्व है तो मिट्टी जब बह के जा रही तो मिट्टी के साथ पोषक तत्व भी चले जाएंगे। फिर हम तीसरा देख रहे हैं खरपतवारों द्वारा। जो खरपतवार होते हैं वो क्या करते हैं, मृदा की पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं और क्या करेंगे, जिससे हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की हानि हो जाती है। चलिए अगला हम देख रहे हैं यहाँ पे पोषक पादप पोषण की परिभाषा तथा पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कोई 3 कसौटियां हैं। एक वैज्ञानिक थे आर्नन, है ना, जिन्होंने क्या करा था, ये कसौटियां, तीनों कसौटियां दी थी। तीनों कसौटियों का तात्पर्य ये है कि पोषक तत्व से संबंधित कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने कहा है कि क्यों जरूरी है, क्या है, इनको ही हम कसौटियां कहते हैं। पहली कसौटी ये थी कि अगर पोषक तत्व की कमी होती है किसी भी पौधे में या प्लांट में, तो क्या होगा, उसमें विकार उत्पन्न हो जाएंगे। क्या होंगे, विकार उत्पन्न हो जाएंगे। विकार क्या होते हैं, जैसे कि अपने बॉडी में कोई कमी आ जाती है। जैसे हम देख रहे हैं हमारे यहाँ किसी को रिकेट्स रोग हो गया, या किसी विटामिन की कमी से, है ना, किसी विटामिन की कमी से कोई रोग विकार उत्पन्न हो जाए, किसी के पोलियो हो गया या किसी कुछ हो गया, किसी के कुछ और चीज हो गई। तो ऐसे क्या होता है, पौधों में भी क्या होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे हम देखेंगे नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाएगी तो पौधे की पत्तियां कैसी हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी। और पौधों की पत्तियां पीली पड़ना ही यही क्या है, एक विकार होता है। या किसी की हाइट छोटी रह जाएगी, या जो है ना अपनी ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाएंगे, या किसी की पत्तियां ऐसी कप जैसी हो जाएंगी, है ना, कपलिंग कहेंगे। अब क्या कह रहे थे हम कि अनिवार्यता के लक्षण। तो पहली अनिवार्यता क्या थी कि क्या कह रहे थे, पहली अनिवार्य थी पोषक तत्वों की कमी के कारण, हाँ, पोषक तत्वों की कमी के कारण क्या होता है, पौधों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं और क्या है, वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाती। जीवन चक्र क्या होता है, जैसे अगर हम इंसानों में देखें तो जीवन चक्र क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है, जीवन चक्र कहलाता है। उसी तरह हम पौधों में देखते हैं, पौधों में जीवन चक्र क्या होता है, अंकुरण से लेकर, क्या कह रहे हैं, अंकुरण से लेकर उनका जो लास्ट फेज होता है हार्वेस्टिंग तक का, मतलब कटाई तक का समय क्या कहलाता है, जीवन चक्र कहलाता है। और जीवन चक्र में बहुत सारे काम करेंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे, फूल लाएंगे, बीज लाएंगे, और फिर उसके बाद अपन को उत्पादन देके नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो पहली अनिवार्यता का लक्षण हमने देख लिया है। दूसरा क्या कह रहे हैं, यहां पे देखते हैं, कह रहे हैं कि जिस तत्व की कमी होगी, सिंपल भाषा में समझेंगे कि अगर किसी पौधे में जिस तत्व की कमी होगी उसका निदान उसी तत्व से होगा। जैसे अगर आपको टाइफाइड है और हम आपको मलेरिया के इंजेक्शन लगा रहे हैं, समझना है इसको, कि अगर जैसे आपको टाइफाइड है और हम आपको मलेरिया के इंजेक्शन लगा रहे हैं तो क्या आप ठीक होंगे, नहीं होंगे ना। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जिस पोषक तत्व की पौधे में कमी होगी, जैसे अगर नाइट्रोजन की कमी है तो हमें खेत में क्या देना पड़ेगा, नाइट्रोजन ही देना पड़ेगा। ये नहीं है कि उसकी जगह तुम फास्फोरस दे दोगे तो उसकी कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तीसरा देख रहे हैं, जो क्या कह रहे हैं कि जो अपने पोषक तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, सीधी उपापचय क्रिया में भाग लेते हैं। उपापचय क्रिया क्या होती है उनको हम समझेंगे। जैसे हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, आप लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में अच्छे से जानते होंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि पौधे क्या करते हैं, अपना जो भोजन बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं, उपापचय क्रिया कहेंगे। ठीक है, चलो तीनों कसौटियां हो गई यहां पे हमारी कंप्लीट। अगला हम देख रहे हैं, हाँ, नाइट्रोजन का पौधों के लिए महत्व। क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन पौधों के लिए क्यों जरूरी होती है। चलिए, नाइट्रोजन बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी है। एक तो पहली चीज क्या होती है, इससे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। क्या होती है, ग्रोथ। जैसे हम पौधे को लगाएंगे बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ करेगा, और क्या होगा, पत्तियों का कलर डार्क ग्रीन हो जाएगा, मतलब हरा कलर हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्या क्या है, हाँ, पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है ना, नाइट्रोजन से। और अच्छा हरा कलर होगा तो उससे क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा। प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा तो वो खाना अच्छा बनाएंगे,
खाना ज्यादा बनाएंगे तो पौधे में और सारी ग्रोथ अच्छी होंगी, फल अच्छे लगेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, पौधे के हरों भागों में वृद्धि अधिक होती है। वही बात है, दाने एवं चारे वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। कह रहे हैं जितने भी दाने वाली फसलें होती हैं और जो चारे वाली फसलें होती हैं उनमें क्या हो जाती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है नाइट्रोजन से। ये पीएटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नाइट्रोजन से क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके कमी के लक्षण भी पूछे जाते हैं, अभी उनको भी पढ़ेंगे हम। तो पहले हम देखते हैं पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है, गहरा हरा हो जाता है। पौधों के जितने भी हरे भाग होते हैं उनमें वृद्धि अधिक होती है। दाने एवं चारे वाली फसलों में क्या होती है, प्रोटीन बढ़ जाती है। पौधों में दाने मोटे एवं गूदेदार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दाने मोटे और गूदेदार हो जाते हैं। और क्या कह रहे हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं, फसल अपेक्षाकृत शीघ्रता से पकती है। क्या होते हैं, फसल अपेक्षाकृत शीघ्रता से पकती है। और एक चीज और देखते हैं, अगर जैसे मान लो पौधे में कल्ले भी अधिक फूटते हैं। कल्ले क्या होते हैं, जितने भी कल्ले वाली फसलें होती हैं जैसे धान है, गेहूं है, आपने देखो आपने एक बीज लगाया उसके साइड से बहुत सारे पौधे निकल आते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, कल्ले। क्या कहते हैं, कल्ले। इंग्लिश में जिसको कहते हैं टिलरिंग। क्या कहते हैं, टिलरिंग। टिलर से निकलते हैं। जैसे हमने एक पौधा लगाया, आपने धान देखा होगा, धान अपन एक पौधा लगाते हैं, उसके साइड से जस्ट किनारे किनारे से, बिल्कुल जस्ट किनारे किनारे से एक ही प्लांट्स में ऐसे ऊपर इनमें अलग अलग बालियां लगेंगी, अलग अलग बालियां लगेंगी, है ना। ये किस में होता है, धान में, जिसको हम क्या कहते हैं, टिलरिंग। क्या कहेंगे, टिलरिंग। और इसी को क्या कहते हैं, कल्ले फूटना। क्या कहेंगे, कल्ले फूटना। इसको ध्यान से आप लोग देखें, समझें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, टिलरिंग क्या होती है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि टिलरिंग किसको कहते हैं। टिलरिंग का मतलब होता है जो अगर हम एक प्लांट की जो जड़ वाला भाग होता है वहां से बहुत सारे प्लांट निकल आना, बहुत सारी ब्रांचेस निकल आना, उसी को क्या कहेंगे हम, टिलरिंग कहेंगे। ये किसमें होती है, धान में और गेहूं में। चलिए हम देख चुके हैं मैथ। तो अगला हम देख रहे हैं पौधे में नाइट्रोजन कमी के लक्षण। कह रहे हैं अगर पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा। पहले तो आप इसका विपरीत कर सकते हैं, पत्तियों का कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। पौधों की वृद्धि रुक जाती है। दाने एवं चारे वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है। जो फसलों के दाने होते हैं पतले हो जाते हैं और गूदेदार नहीं रहते हैं। फल अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ती है ना। क्वेश्चन लिखने के तरीके होते हैं, एक ही क्वेश्चन से आप दोनों क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी अलग अलग लिख दिए हैं। आप इनके ही विपरीत करके लिख सकते हैं, कोई भी टीचर उनको गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। पेपर में अच्छे नंबर वो लोग लाते हैं जो लोग दिमाग का यूज करते हैं। जो रटते हैं वो कभी पेपर में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। आप जितना भी रटोगे आप भूल जाओगे। अब मेन चीज होती है समझाना, और आप समझ रहे हैं अच्छे से तो आप पेपर में अच्छा कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है उसको समझो, देखो और एक ट्रिक निकालो कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी शिक्षक कभी भी अगर उससे रिलेटेड आप कुछ लिख रहे हो तो उसको काटता नहीं है। अगर आप अंट संट लिखोगे, कुछ लिखना था उसकी जगह कुछ और ही लिखोगे तो ही क्वेश्चन आपका गलत होगा। अगर आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिख रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। चलिए क्या कह रहे हैं, पौधों में नाइट्रोजन कमी के लक्षण। पौधों में नाइट्रोजन कमी से क्या होता है, पर्णहरिम के निर्माण में बाधा आती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। अब पर्णहरिम क्या होती है समझते हैं। पर्णहरिम क्या होती है, जो क्लोरोफिल होती है हमारी जो पत्तियां, जिसके कारण कैसी होती हैं, हरी। जो क्लोरोफिल होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पर्णहरिम कहते हैं। और जो पर्णहरिम होती है उसका काम क्या होता है, क्लोरोफिल से क्या होता है, हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा, जिसमें क्या होगा, हमारा ग्लूकोज बनता है। अब क्या होगा, अगर पर्णहरिम नहीं होगा, पर्णहरिम बनेगा ही नहीं, कैसा होगा, पर्णहरिम नहीं बनेगा तो पत्तियां कैसी होंगी, हरी नहीं होंगी। और पत्तियां हरी नहीं होंगी तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया रुक जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, हमारी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। चलिए अगला देख रहे हैं, पत्तियों पर सफेद धब्बे आ जाते हैं। तो कभी कभी पत्तियां झुलस भी जाती हैं। क्या कह रहे हैं, पत्तियों पर सफेद सफेद धब्बे भी पड़ जाते हैं, पत्तियां कभी कभी झुलस जाती हैं। चलिए अगला देख रहे हैं, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, अपेक्षाकृत छोटे रह जाते हैं। क्या, वृद्धि रुक जाएगी और साइज में छोटे रह जाएंगे, ठीक है। दाने वाली फसलों में पहले नीचे की पत्तियां सूखती हैं। कह रहे हैं जो दाने वाली पत्तियां होती हैं उनमें क्या होता है, पहले नीचे की पत्तियां सूखेंगी फिर ऊपर वाली पत्तियां भी सूख जाती हैं। फिर क्या करें, गेहूं दूसरी अन्य कल्ले निकलने, जो मैंने आपको बताया था
जो कल्ले निकलने वाली फसलें होती हैं उनमें कल्ले कम निकलते हैं। फिर अगला देखते हैं, फल वाली फसलों में इस तत्व की कमी से फल का आकार छोटा रह जाता है, वह पकने से पहले ही गिर जाता है। क्या कह रहे हैं, जितनी भी फल वाली फसलें होती हैं, कौन सी फसलें, जो फल वाली फसलें होती हैं उनमें क्या होता है, फल का आकार छोटा रह जाता है और फल पकने से पहले ही गिर जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, विलयन संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स पर एक टिप्पणी लिखिए। इसको मैंने खाली छोड़ दिया है, जिसको मैं समझाऊंगा। चलिए, विलयन संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, है ना, लेकिन फिर भी इसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्या होता है। आजकल दो चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं, एक होती है हाइड्रोपोनिक्स और एक होता है एरोपोनिक्स। क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, इसको कहते हैं सॉइल लेस फार्मिंग। क्या कहेंगे, सॉइल लेस क्रॉपिंग या फार्म, मतलब मृदा रहित खेती। क्या कहेंगे, मृदा रहित खेती, मतलब बिना मिट्टी के खेती करना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अब तुम लोग कहोगे कि बिना मिट्टी की खेती कैसे करेंगे। बिना मिट्टी की खेती ऐसे की जाती है, आप शायद देख रहे होंगे टीवियों में या कहीं आपने ऐसी चीज देखी होंगी जिसमें क्या होता है, एक पाइप टाइप के ऐसे लगा देते हैं। क्या करेंगे, पाइप टाइप के लगा देंगे और इसमें रहेंगे छेद, यहाँ पे अपन पौधा डाल देंगे और नीचे क्या रहेगा, पानी रहेगा। ऐसे ये पौधे ऐसे हवा में रहेंगे, है ना, और नीचे इनकी पानी में जड़े रहेंगे। जो इनकी नीचे जड़े पानी में रहेंगी उसमें क्या रहेगा, एक सॉल्यूशन रहेगा, एक विलयन रहेगा। क्या रहेगा, विलयन। पौधे मिट्टी में लगाए जाते हैं। मिट्टी में होता क्या है, मिट्टी में होता है, मिट्टी में क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, पोषक तत्व। और जब हम पोषक तत्व पौधों को दे देंगे तो मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। मिट्टी में पौधे इसलिए तो लग रहे हैं कि भाई उनको पोषक तत्व मिले। जब हम पोषक तत्व उनको दे देंगे तो उनको मिट्टी की आवश्यकता है नहीं। समझ रहे हो आप लोग, तो वही चीज है, हम जितने भी पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, उनको क्या करेंगे, एक पानी में घोलेंगे, लिक्विड में घोलेंगे और लिक्विड को क्या करेंगे, पूरे में फ्लो करवाएंगे। और पौधे क्या, इसमें एक ऐसी जाली टाइप की आई है ना, उसमें अपन पौधे को लगा देंगे, पौधा फंसा रहेगा, हिलेगा नहीं। तो नीचे जड़ों को, जड़ में क्या जाएगा, जो लिक्विड है ना, जो क्या है पोषक तत्व वाला पानी है, वो इसमें फ्लो करता रहेगा, धीरे 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 फ्लो करेगा, जड़ के पास जाएगा, जड़ अपना पोषक तत्व ले लेंगे और पौधा अपने आप ग्रोथ कर जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहेंगे, हाइड्रोपोनिक्स, विलयन संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं, जितने पोषक तत्व पौधे को चाहिए होते हैं वो विलयन के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में हम क्या करेंगे, उसमें मिला देंगे और पूरे जो भी जहां भी जैसे पाइप है उनमें फ्लो करवाएंगे और ये पानी का मूवमेंट चलता रहता है, मोटर लगी रहेगी जिससे पानी आएगा और जो विलयन रहेगा वो पूरे में घूमता रहेगा। इसी को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, या विलयन संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अब कह रहे हैं एकीकृत पोषण तत्व प्रबंधन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। क्या कह रहे हैं, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि एकीकृत क्या होता है। एकीकृत का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, है ना, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि सब चीजों को एक साथ उपयोग करना। क्या होता है, सब चीजों का एक साथ उपयोग करना। अब क्या था कि अभी अपने यहाँ क्या चल रहा है, ज्यादातर रासायनिक खाद का उपयोग चल रहा है। क्या चल रहा है, ज्यादातर क्या है, रासायनिक खाद का उपयोग चल रहा है। किसान क्या करते हैं, यूरिया डीएपी लाएंगे खेतों में, पटक पटक के पटक 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 के क्या कर देंगे, खराब कर दिए उन्होंने, खेत क्या कर दिए हैं, खराब कर दिए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है, अब हमें क्या क्या आवश्यकता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की आवश्यकता है, इंटीग्रेट पोषक तत्व प्रबंधन की आवश्यकता है। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे रासायनिक तत्व होंगे, जितने भी रासायनिक पोषक तत्व होते हैं उनको क्या करेंगे, कम मात्रा में डालेंगे और हमारे जैविक हैं और बहुत सारे हैं, उनको हरी खाद वाले, चारा वाले, उन सबको इकट्ठा करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालेंगे, जिससे क्या होगा, जमीन की उत्पादकता बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी, जमीन की उत्पादकता बनी रहेगी और लंबे समय तक हम फसल उत्पादन ले सकते हैं। चलिए और यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या है, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली से हमारा तात्पर्य ऐसी प्रबंधन प्रणाली से है जिसमें फसल उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करते हुए उनके साथ साथ कार्बनिक, जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाए, जिसके उनकी दक्षता में वृद्धि हो, है ना। दक्षता मतलब उत्पादन की क्षमता,
दक्षता में वृद्धि हो, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े। हाँ, उर्वरा शक्ति को बचाए रखा जा सकते। इसके अतिरिक्त किसी एक ही फसल को खाद न देकर पूरे फसल चक्र में प्रबंधन किया जाए। साथ ही मौसम जैसे रबी खरीफ फसलों को न लेकर पूरे वर्ष की फसलों का प्रबंधन किया जाए। अर्थात कृषि उत्पादन में प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली का आधार है। सीधा कहने का तात्पर्य यही कहना चाह रहे हैं वो कि हमें जितनी भी है एक ही पर निर्धारित नहीं होना है, हमें रासायनिक जैविक कार्बनिक सभी खादों का उपयोग करना है। और हमारे हिसाब से आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। अगर आपको कोई भी और इसमें जानकारी चाहिए तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।